आपको पता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है? क्या जरूरी हो गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना पड़े? फेडरेशन ने अप्लाइज किया है इसको क्योंकि सिंटा के जो माने जाने आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने जिनका योगदान से सिंटा चल रही थी, तो 11 मेंबरों ने अपने जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा सौंप दिया। तो अचानक एक साथ इतने लोगों का इस्तीफा जो है वो कहीं भी कोई भी संस्था हो वो भंग हो जाती है। सिंटा भी उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यदि 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी एक साथ रिजाइन करती है तो री इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि बाकी ग्रुप जो था, अपोजिशन जो था, उसको कुर्सी पर बैठना था, उसको आगे कंटिन्यू करना था। तो उन्होंने 3 दिन बाद, कमेटी भंग होने के 3 दिन बाद नई कमेटी बना दी, जो टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका मदरबारी होने के नाते, क्योंकि हम हमारे साथ एफिलिएटेड थे, इनके प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रहे थे। हमने पर्सनल 2 बार उनके साथ मीटिंग किया, पूनम ढिल्लो और पद्मिनी के साथ। फिर हमने उपासना जी को सेपरेट मीटिंग किया। जब हमें लगा कि इन लोगों को हम समझा पाएंगे, तो हमारी कमेटी खुली थी। हमने सिंटा में ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को कि मदर बॉडी आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं। कुछ दिन उन्होंने टालमटोल किया, मगर एक सारे लोग, पूरी कमेटी इकट्ठा हो गई, तो हम लोग गए उनको। हमने समझाने की कोशिश की कि सिंटा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, काफ़ी लोगों को रिस्पेक्ट है। जो बाहर के हैं जिनको नहीं मालूम कि सिंटा है क्या, तो आर्टिस्ट के नाम से जो आपकी एक रेपुटेशन है उसको आप लोग खराब कर रहे हैं। लोगों को जो कलाकार थे, जो डेली बेसिस कलाकार हैं, जो छोटे छोटे रोल करते हैं, उनको उम्मीद थी कि हमारे नए लोग चुनकर आए हैं, जो कभी स्टार थे, आज वो यहाँ पर बैठेंगे तो हमारे लिए न्याय करेंगे। इनकी पहुंच कहीं भी है, ये कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका एक फेस है। इस उम्मीद से उनको चुना गया था कि ये आपने एक गलत इमेज क्रिएट हो रही है, तो आप आपस में बैठ करके इसको खत्म करें। फेडरेशन को जहाँ जरूरत लगती है आपको, हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि आपके मेंबरों के जो डिस्प्यूट के पैसे हैं वही फेडरेशन ही दिला रही है। आपको तमाम चीजों की सुविधा दिलाने के लिए फेडरेशन खड़ी है। फिर आपकी प्रॉब्लम कहाँ होगी? क्यों आपसे ये लड़ाई? जनरल सेक्रेटरी को उसके राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसके बगैर आप सारी मीटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं माने। और रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि हमारे तमाम मेंबर जो हैं रिजाइन करना चाहते हैं। हम क्या राइटिंग में दीजिए उनको रिसीव कराइए और फिर से भी इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि फेडरेशन के पास राइट है। हमारे संविधान में 26A, B, C और E में लिखा हुआ है कि हम चाहें तो किसी भी एसोसिएशन की कमेटी को कभी भी भंग कर सकते हैं, उसके पदाधिकारी को आजीवन चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं और री इलेक्शन करा करके उनको फिर से नई कमेटी बना करके, ताकि एसोसिएशन न टूटे। हमारा इंटरेस्ट न उसके पैसे से है, न उसके पावर से है। हमारा एसोसिएशन फेडरेशन का इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि लोग जो है बाहर, सिनेमा से बाहर जो लोग होते हैं, जो पढ़ते हैं, ये डिस्प्यूट रोज पढ़ रहे हैं, वो उस पर क्लेम लगा रही हो, उस पर आरोप लगा रही हो, कितना गलत मैसेज जाता है। आपको लोग स्टार मानते हैं, आर्टिस्ट मानते हैं, आप एक इमेज है उसको आप तोड़ रहे हैं। तो इसी वजह से फेडरेशन का इंटरव्यू करना पड़ा है। उनके वकील ने कई जगह लिखा है कि फेडरेशन के पास राइट नहीं है
एक्चुअली क्या है कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसको राइट नहीं है कि वो कमेटी बनाए। जैसे ही 50% से ज्यादा लोग रिजाइन करते हैं, कमेटी भंग हो जाती है, तो वहां सिर्फ मेंबर रह जाते हैं, न कोई प्रेसिडेंट रह जाता है, न कोई जनरल सेक्रेटरी रहता है, जिसकी वजह से उपासना सिंह वो लेटर हेड भी यूज नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको दिया ही नहीं जाता था। जनरल सेक्रेटरी के पास राइट नहीं था कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। न पूनम ढिल्लों जी या पद्मिनी जी और न ही उनका स्टाफ, एक तरफा मामला चल रहा था। तो ये आगे की चीजें जो है बताएंगी। तो रही बात की फेडरेशन के पास पूरा राइट है कि हम री इलेक्शन करा करके और नई कमेटी को लाएं, जो प्यार मोहब्बत से अपने डेली बेसिस वर्कर जो है इनके साथ काम करते हैं, जो छोटे कलाकार हैं, उनको न्याय दिला सके। आपको चुना जाता है कुर्सी पर बैठने के लिए भी। इन्होंने क्या किया था कि पूरी एसोसिएशन को किटी पार्टी की तरह यूज कर रही थी। जो मर्जी हो कभी फैसले हो रहे हैं, किसी को निकाल दे रहे हैं, किसी को रख रहे हैं। आरोप इतना ज्यादा है कि हमें बताने में बहुत टाइम लगेगा। हम चाहेंगे कि उपासना जी जो एक्स जनरल सेक्रेटरी थी अपनी बात बताएं और लोगों को, ताकि पता चले आपको कि इनकी क्या दिक्कतें थी। कुछ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ईसीएम रखा था, जो उनके पास राइट ही नहीं है, कोई मीटिंग नहीं कर सकती है। ट्रेड यूनियन से भी उनको कहा गया था, लेटर आया था बकायदा, और उस पर उन्होंने जरा भी विचार नहीं किया। फिर इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए कि इनकी वजह से सेंटा बदनाम हो रही थी। अब उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देगी। उसके बाद आप जो कुछ सवाल करना चाहेंगे ये सब लोग बताएंगे। हेमंत पांडे जी हैं, साइला चड्डा जी हैं, दीपक पराशर जी हैं और विकास जी हैं, दीपक चड्डा जी हैं। ये तमाम कलाकार कमेटी मेंबर थे, आज यहाँ पर उपस्थित है। कुछ लोग नहीं है, उनका सपोर्ट पूरा 100% उनके साथ है। तो मैं उपासना जी को माइक देना चाहूँगा। नमस्कार जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए। और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की है। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इंडस्ट्री के हैं, आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि 50% या 50% से ज़्यादा लोग अगर रिजाइन करते हैं तो कमेटी भंग हो जाती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। और इतने दिग्गज कलाकार, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे कि विद्युदारा सिंह है, पुनीत सर है, मनोज जोशी है, मुकेश ऋषि है, हेमंत पांडे हैं, दीपक पराशर हैं, विकास वर्मा है, साइला चड्डा है, और जो बाकी के भी सारे कलाकार हैं, उन्होंने रिजाइन दिया। तो उसका आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसे अपने मजे के लिए रिजाइन तो नहीं देता कि चलो जी रिजाइन दे देते हैं। कोई बहुत ही प्रॉब्लम होगी हमारी कमेटी में, इसी वजह से रिजाइन दिया गया होगा ना। और इन सब लोगों ने उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हम आपको दे भी देंगे पेपर्स, जिसमें आप सब चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या लिखा है कि हम किस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। सो कमेटी भंग हो जाने के बाद लेबर, वहाँ पे हम लोग लेबर कमिश्नर जी से मिले। मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया क्योंकि मुझे सारे कलाकारों ने कहा कि आप उसको रिसीव कीजिए, अगर आप नहीं रहेंगी तो फिर हमारे रेजिग्नेशन को पता नहीं कोई रिसीव करे या नहीं, या क्योंकि बहुत मैं आप जैसे जैसे मैं आपको या बाकी सब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा था हमारी कमेटी में। तो अदरवाइज सबसे पहले रेजिग्नेशन तो मैं ही देने वाली थी, और मैंने आज तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है। तो मैंने रिसीव किए और फिर लेबर कमिश्नर जी के यहाँ पे हम गए, हमने वहाँ पे भी स्टैंप लगाई। वहां से ये उन्होंने हमें भेजा, मेल आया वहां से कि अब कमेटी भंग हो चुकी है, अब आप किसी भी तरह की कोई सभा, आईजीएम या कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप सब समझते हैं कमेटी भंग का क्या मतलब होता है। डिसॉल्व होने का मतलब कोई किसी पद पे नहीं, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, ना कोई किसी पद पे नहीं। उसके बावजूद ईजीएम रखी गई, और वो लोग जो कि इलेक्शन में हार गए थे
मतलब मैं क्या कहूँ, हार गए हैं जिन्होंने हमसे बात के जो लोग थे, जो थोड़े कम वोट्स पे आए थे, उनको लेके उन्होंने अपने खुद ही कमेटी बनाई एक, और उन्होंने कहा कि ये अब हमारी कमेटी रहेगी और हम अपनी मदर बॉडी फेडरेशन को भी नहीं मानते, हम उससे अलग हो गए हैं। और जो हमारा स्टाफ है उसको भी, ऑफिस को भी वो यूज करते रहे और आज तक कर रहे हैं। वहां से लगातार लोगों को धमकी भरी मेल्स जा रही, अगर आप इलेक्शन में चले गए तो आपका कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर आपने इन लोगों का साथ दिया तो हम आप पे एक्शन लेंगे। अब आप मुझे ये कहेंगे कि ये जो है स्टाफ उनका साथ क्यों दे रहा है, उसे तो किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए ना, जब कमेटी ही नहीं है तो उनको ये कहा गया है कि आपका 7% जो है सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है, आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। ऑलरेडी हमारे स्टाफ की सैलरीज बहुत ज्यादा है और ऑफिस स्टाफ की सैलरी आप समझते हैं सिंटा के एक्टर्स के पैसे से ही दी जाती है, क्योंकि जो पैसा है वो सिर्फ सिंटा मेंबर्स का है, तो वो उन्हीं के ही खिलाफ यूज हो रहा है। मतलब वहां से अलग अलग तरह के ये लोग मीटिंग्स भी कर रहे हैं उनके साथ, जबकि सब तरफ से इनको इंस्ट्रक्शंस भी आ चुकी हैं। अब क्या है कि उनको मेरे पे अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे मिनट्स भी बनाने नहीं आते थे। मैं अपने 2-3 पॉइंट्स इसलिए क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद मैं चाहूंगी कि मेरे बाकी साथी कलाकार भी बोले। आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा उपासना सिंह को मिनट्स बनाने नहीं आते थे। डेफिनेटली जब मैं नई नई आई थी ना, मैं अब सच्चाई बोलती हूँ, मुझे नहीं पता था मिनट्स क्या है, मुझे नहीं पता था ईजीएम क्या है, मुझे नहीं पता था कि मीटिंग्स क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन लोगों को देखा, मैं इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। और इन्होंने कुछ अलग ही गेम्स प्ले होने लगे। मतलब जो मिनट्स बनते थे ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मिनट्स जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाते, मिनट्स स्टाफ बनाता है, कहीं का भी, चाहे आपकी कहीं कोई भी जगह का हो, वो स्टाफ बनाता है। और वो स्टाफ बनाता था और मैंने देखा कि उसमें सिर्फ पूनम जी या पद्मिनी जी का ही नाम लिखा जाता था, और जो भी दूसरे लोगों ने उसका जवाब दिया या कोई सजेशंस दिए या कुछ भी कहा, वो कुछ भी नहीं लिखा जाता था उसमें। आप मिनट्स चेक कर सकते हैं, वैसे तो शायद आप मिनट्स भी नहीं आपको चेक करने दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने ये रूल बना दिया है कि कोई भी वीडियो चेक नहीं कर सकता। आप अगर वीडियो चेक करना चाहें वहां पे मिनट्स के, तो आप नहीं कर सकते, कोई मेंबर नहीं कर सकता, हमारे 9,000 मेंबर्स भी चेक नहीं कर सकते। और मिनट्स तो आप वही देखेंगे ना जो लिखे गए हैं, क्योंकि मिनट्स खुद ही बनाए जाते हैं। तो उसमें वो अपने ही हिसाब से मिनट्स जाते थे और उसमें मिनट्स को टेम्पर भी किया जाता था। मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण आपको दूंगी कि हमारे जो एक ब्रिजेश करनवाल करके एक्टर हैं, उनको कहा गया कि तुम कोर्ट के खिलाफ लिखो तो हम तुम्हें कोऑप्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब ये जो सजेशन है 2025 में जब एजीएम होने वाला था हमारे पास आया, तो हमने कहा कि आप ऐसे खुद ही कैसे कह सकते हैं किसी को कि हम कोऑप्ट कर लेंगे। तो सीपी ठाकुर जी ने कहा कि मैंने ब्रिजेश करनवाल को हथियार के रूप में यूज किया है, और वो जो है आप सब तो मना करना, मैं अकेला हाथ खड़ा करूंगा, आप सब जो है आप लोग तो मना कर देना, तो वो आप कैसे हो जाएगा। और मिनट्स में क्या लिखा गया, सिंटा और क्वाड का समन्वय बनाना चाहते थे सीपी ठाकुर। समन्वय को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, समन्वय क्या हो, आपस में तालमेल, आपस में फ्रेंडशिप, ये इसका मतलब हम समन्वय होते हैं। तो इस तरह से मिनट्स को टेम्पर भी किया जाने लगा। अब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मिनट्स जो होते हैं वो कम वर्ड्स में लिखे जाने चाहिए, मैं बहुत जल्द ये समझ गई थी। लेकिन मैंने इसीलिए मैं उनको बोलती थी कि अगर पूनम जी ने कुछ बोला तो उपासना जी ने कुछ बोला, कि साइला जी ने वो भी लिखी, वो नहीं लिखा जाता था। दूसरी बात इन्होंने मुझे, दूसरी बात ये बोलते कि हम ही मिनिस्टर्स को मिलने जाते थे। आप अगर हम सबके फोन्स में देखेंगे तो मैं आपको इतनी सारी फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ मिनिस्टर्स से मिलने की, जो हम भी जाते थे। लेकिन फोटोग्राफ्स किसकी छपती थी, आप सिंटा का होटल आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी हेड जो है वो पद्मिनी जी थी, फोटोग्राफ से पूनम जी और पद्मिनी जी की छपती थी। और ये लोग गवाह हैं, अपना बताएंगे क्या क्या हुआ है। और अगर किसी और एक्टर की फोटोग्राफ तो उसे क्रॉप कर दिया जाता था,
अभी कुछ ही टाइम पहले दीपक जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बाकी उन्हीं की फोटोग्राफ्स छपेंगी। फिर सिंटा को सिर्फ उनकी पब्लिसिटी के लिए उन लोगों ने यूज किया। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसमें सिंटा एक्टर्स के पैसे को यूज किया जाता था और उसमें सिर्फ उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। वो पूरी उसका भी मैं एक आपको बताती हूँ। राज कपूर नाइट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, शायद आप लोग भी आए होंगे वहां। तो उसमें किसी भी हमारे इसी मेंबर को इनवाइट नहीं किया गया, सिर्फ पूनम जी और परमवीर जी थे। उससे पहले एक दिन पहले मैं वहां पे थी और मैंने कहा मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो हम लोग सब इसी मेंबर से पूछेंगे कि कब राज कपूर नाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो अगले दिन मुझे प्रेस मीडिया से फोन आया, जैसे किसी ने मुझे फोन किया कि उपासना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सिंटा के ऑफिस में। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने फोटोग्राफ भेजी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने तो आपको बोल के गई थी सारे इसी मेंबर्स को आप बुलाइए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसको जवाब था कि पद्मिनी जी जा रही है बाहर, इसलिए हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। हेमा मालिनी जी के शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ईसी मेंबर्स को 3:30 बजे का टाइम दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे शुरू हुई थी। और जब दीपक पराशर जी और मैं वहां पे पहुंचे और बाकी मेंबर्स पहुंचे तो उन्होंने हॉल का दरवाजा बंद कर रखा था और दीपक जी ने नॉक किया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो भी ये बताएंगे। तो इस तरह से, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये अगर ये मिनिस्टर्स के पास गए, इन्होंने फोटोग्राफ्स कराई, इन्होंने अपने वीडियोस बनाए, तो सिंटा एक्टर्स को क्या फायदा हुआ है? आप मुझे 2 या 3 काम इनके बता दीजिए हमारे 2.25 साल में जो हमने सिंटा मेंबर्स की भलाई की। क्या हमने ऐसा किया कि उनके टाइमिंग जो है 12-14 घंटे वो कम हो गए? क्या हमने ऐसा कुछ किया कि उनकी जो पेमेंट 3 महीने की थी वो 3 महीने से कम होकर 1 महीने में मिलने लगी? क्या किया हमने? मुझे उनसे ये सवाल पूछना है कि हमें बताया जाए। सिर्फ ये कि उनकी फोटोग्राफ्स छपी, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की और उसके अलावा उन्होंने उनको खैर काम मिला, उनको काम मिल गया जरूर, लेकिन सिंटा एक्टर्स को क्या काम मिला मुझे बताइएगा। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इन्होंने सॉरी उनको बोला गया कि मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे आइए, हम आपके ऑडिशन करवाएंगे। अब मुकेश छाबड़ा जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहां पे कोई भी एक्टर जाके अपना ऑडिशन दे सकता है। ये हफ्ते में एक दिन ऐसा है जहाँ पे कोई भी आदमी जाके दे सकता है। तो उनको कहा गया कि हम करवा रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो आया पूनम जी का जिसमें था कि हमने सिंटा एक्टर्स के लिए वहां एसी ऑन करवा दिया। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे क्या एसी नहीं? क्या सिंटा एक्टर्स इस काबिल नहीं कि उनके लिए एसी ऑन किया जाए? फिर उन्होंने कहा कि हमने वहां पे एक बाउंसर रख दिया। हमारे सिंटा एक्टर्स क्या कोई क्रिमिनल्स हैं कि उनके लिए बाउंसर या किसी पुलिस या किसी चीज की जरूरत है? उनको सिर्फ काम चाहिए। फिर उसके बाद 15 वहां पे वीडियोस बनवाए गए उनकी शान के लिए और इन्होंने हमें यहाँ पे ऑडिशन दिलवाया मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ, और ऐसी ऐसी ट्रॉफीज तो बहुत दी जाती हैं। लेकिन क्या हमारे खुद के, मेरा खुद का बच्चा एक्टर है, क्या मैं उसे काम दिला सकती हूँ? नहीं। मैं अपने बच्चों को भी, हम जितने भी एक्टर्स हैं हम अपने बच्चों को भी काम नहीं दिलवा सकते। अगर वो टैलेंटेड है और वो मेहनत करेंगे और अगर उनकी किस्मत में है तो उनको काम मिलेगा, लेकिन कोई एक्टर या कोई भी अपने बच्चों को भी काम नहीं दिलवा पाता। सो ये क्या था कि वो सिर्फ एक्टर्स के लिए कर रहे थे। खैर मैंने अभी बहुत कुछ बोल दिया, या हाँ, बाकी हेमंत पांडे जी ने बताया एक ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि एमओयू जो है बनने वाला था, उपासना सिंह ने ये कमेटी रद्द कर दी, उपासना सिंह ने, दीपक पराशर ने कमेटी रद्द कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो जो 11 एक्टर हैं क्या उनका ये लोगों का ब्रेन नहीं है कि इन्होंने उपासना सिंह के कहने से रेजिग्नेशन दे दिया और खुद ही लिख के दे दिया। ठीक है, एमओयू बने हुए 1 साल हो गया है। आपको मैं एक बात बता दूं, एमओयू जो कोर्ट है उन्होंने बनाया है कि जितने भी सिंटा एक्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए ही पैसा यूज किया जाए। ये एमओयू ऑलरेडी बना हुआ है और इनके पास है। हाँ, और इन्होंने कहा कि एमओयू जो है, जब अभी एजीएम हुआ हमारा, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया गया कि ये तो कहीं बाहर लोगों को पैसा देना चाहते हैं। आप अगर जाएंगे ना कोर्ट में, आप आराम से जाके एमओयू चेक करिए उनका, उसमें लिखा है कि ऑफिस हमेशा के लिए
जो दोनों जो हैं सिंटा और कॉट लाइफ टाइम एक साथ रहेंगे, इनके 5 ट्रस्टीज हमारे साथ रहेंगे, पैसा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यूज होगा। तो एजीएम में क्या था, एजीएम में मुद्दे क्या थे, जो है किसकी फोटो उतारी जाए, प्रीति सप्रू के फादर की फोटो उतार देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रीति सप्रू जो कॉर्ट की चेयरपर्सन है उनकी फोटो उतार दो, उससे कौन से मेंबर के घर चलने वाला है या फायदा होने वाला है। सिंटा कॉर्ट टावर का नाम सिर्फ सिंटा टावर हो जाना चाहिए, डेफिनेटली अगर सिंटा टावर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेन मुद्दे थे उसको तो ये भटका देते हैं। और हमारे यहाँ 0R होता है, 0R में हमारे हर एक्टर को बोलने का मौका दिया जाता है। देखिए ईसी मीटिंग में हम लोग सारे बोलते हैं और हर महीने ईसी मीटिंग होती है जो ईसी मेंबर्स की, एक्टर्स के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है एजीएम बोलने के लिए, एक ही साल में एक बार उनको बोलने का मौका दिया जाता है, वो भी नहीं उन्हें बोलने दिया जाता। हम 2 साल से हमने एक्टर्स को बोलने का मौका नहीं दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 20% जो भी हमारी इनकम है उसका हम यूज करेंगे सिंटा। मैंने एक बार पूनम जी को कहा हम क्यों नहीं लोगों के लिए हेल्प करते हैं, क्यों कहते हैं कॉर्ट ही सब कुछ करे, तो उन्होंने बोला जब सुनामी आएगी और कोरोना आएगा तब ये पैसा यूज। मैंने उनको कहा जिन लोगों के घर में आज बच्चों की पढ़ाई नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनकी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, सुनामी कोरोना उनके लिए ऑलरेडी आ चुका है। सो इस तरह के बहुत से डिफरेंसेस थे, जैसे कि इन्होंने कहा मुझे लेटर हेड तक प्रोवाइड नहीं किया जाता था, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा थी, लेकिन इतनी ज्यादा मेरी सबकी मतलब जी ये जो मेंबर्स ने जो इस्तीफा दिया है, इतना ज्यादा उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि 2 ही लोगों की बात सुनी जाएगी, बाकी लोगों का कोई माइंड नहीं। मेरा ख्याल है मैंने बहुत बोल दिया है, तो मैं अभी दीपक पराशर जी को कहूंगी कि प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़े थोड़े आपको पता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है, क्या जरूरी हो गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना पड़े। फेडरेशन ने अप्लाइज किया है इसको क्योंकि सिंटा के जो माने जाने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनका योगदान से सिंटा चल रही थी, तो 11 मेंबरों ने अपने जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा सौंप दिया। तो अचानक एक साथ इतने लोगों का इस्तीफा जो है वो कहीं भी कोई भी संस्था हो वो भंग हो जाती है। सिंटा भी उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यदि 50% से ज्यादा मेजॉरिटी एक साथ रिजाइन करती है तो री इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बाकी ग्रुप जो था, अपोजिशन जो था, उसको कुर्सी पर बैठना था, उसको आगे कंटिन्यू करना था। तो उन्होंने 3 दिन बाद, कमेटी भंग होने के 3 दिन बाद नई कमेटी बना दी जो टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका मदरबाड़ी होने के नाते, क्योंकि हम हमारे साथ एफिलिएटेड थे, इनके प्रॉब्लम काफी दिनों से चल रहे थे। हमने पर्सनल 2 बार उनके साथ मीटिंग किया, पूनम ढिल्लो और पद्मिनी के साथ, फिर हमने उपासना जी को सेपरेट मीटिंग किया। जब हमें लगा कि इन लोगों को अब हम समझा पाएंगे तो हमारी कमेटी खुली थी, हमने सिंटा में ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को कि मदर बॉडी आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं। कुछ दिन उन्होंने टालमटोल किया, मगर एक सारे लोग पूरी कमेटी इकट्ठा हो गई तो हम लोग गए वहाँ पर। हमने समझाने की कोशिश की कि सिंटा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, काफी लोगों को एक रिस्पेक्ट है, जो बाहर के हैं जिनको नहीं मालूम कि सिंटा है क्या, तो आर्टिस्ट के नाम से जो आपकी एक रेपुटेशन है उसको आप लोग खराब कर रहे हैं। लोगों को जो कलाकार थे, जो डेली बेसिस कलाकार हैं, जो छोटे छोटे रोल करते हैं, उनको उम्मीद थी कि हमारे नए लोग चुनकर आए हैं जो कभी स्टार थे, आज वो यहाँ पर बैठेंगे तो हमारे लिए न्याय करेंगे,
इनकी पहुंच कहीं भी है, ये कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि इनका एक फेस है। इस उम्मीद से उनको चुना गया था कि ये आपने एक गलत इमेज क्रिएट हो रही है, तो आप आपस में बैठ करके इसको खत्म करें। फेडरेशन को जहां जरूरत लगती है आपको, हम आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि आपके मेंबरों के जो डिस्ट्रिक्ट के पैसे हैं वही फेडरेशन ही दिला रही है। आपको तमाम चीजों की सुविधा दिलाने के लिए फेडरेशन खड़ी है। फिर आपकी प्रॉब्लम कहाँ होगी? क्यों आपसे ये लड़ाई? जनरल सेक्रेटरी को उसके राइट क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसके बगैर आप सारी मीटिंग कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं? नहीं माने और रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि हमारे तमाम मेंबर जो है रिजाइन करना चाहते हैं। हम क्या राइटिंग में दीजिए उनको रिसीव कराइए और फिर से भी इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि फेडरेशन के पास राइट है। हमारे संविधान में 26A, B, C और E में लिखा हुआ है कि हम चाहें तो किसी भी एसोसिएशन की कमेटी को कभी भी भंग कर सकते हैं, उसके पदाधिकारी को आजीवन चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं और री इलेक्शन करा करके उनको फिर से नई कमेटी बना करके, ताकि एसोसिएशन न टूटे। हमारा इंटरेस्ट न उसके पैसे से है न उसके पावर से है। हमारा एसोसिएशन फेडरेशन का इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि लोग जो है बाहर, सिनेमा से बाहर जो लोग होते हैं, जो पढ़ते हैं, ये डिस्प्यूट रोज पढ़ रहे हैं, वो उस पर क्लेम लगा रही है, उस पर आरोप लगा रहे हैं, कितना गलत मैसेज जाता है। आपको लोग स्टार मानते हैं, आर्टिस्ट मानते हैं, आप एक इमेज है उसको आप तोड़ रहे हैं। तो इसी वजह से फेडरेशन का इंटरव्यू करना पड़ा है। उनके वकील ने कई जगह लिखा है कि फेडरेशन के पास राइट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसको राइट नहीं है कि वो कमेटी बनाए। जैसे ही 50% से ज्यादा लोग रिजाइन करते हैं, कमेटी भंग हो जाती है, तो वहां सिर्फ मेंबर रह जाते हैं, न कोई प्रेसिडेंट रह जाता है, न कोई जनरल सेक्रेटरी रहता है, जिसकी वजह से उपासना सिंह वो लेटर हेड भी यूज नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको दिया ही नहीं जाता था। जनरल सेक्रेटरी के पास राइट नहीं था कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। न पूनम ढिल्लो जी या पद्मिनी जी और न ही उनका स्टाफ, एक तरफा मामला चल रहा था। तो ये आगे की चीजें जो है बताएंगी। रही बात की फेडरेशन के पास पूरा राइट है कि हम री इलेक्शन करा करके और नई कमेटी को लाएं, जो प्यार मोहब्बत से अपने डेली बेसिस वर्कर जो है इनके साथ काम करते हैं, छोटे कलाकार हैं, उनको न्याय दिला सके। आपको चुना जाता है कुर्सी पर बैठने के लिए भी। इन्होंने क्या किया था कि पूरी एसोसिएशन को किटी पार्टी की तरह यूज कर रही थी। जो मर्जी हो कभी फैसले हो रहे हैं, किसी को निकाल दे रहे हैं, किसी को रख रहे हैं। आरोप इतना ज्यादा है कि हमें बताने में बहुत टाइम लगेगा। हम चाहेंगे कि उपासना जी जो एक्स जनरल सेक्रेटरी थी अपनी बात बताएं और लोगों को, ताकि पता चले आपको कि इनकी क्या दिक्कतें थी। कुछ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ECM रखा था, जो उनके पास राइट ही नहीं है, कोई मीटिंग नहीं कर सकती है। ट्रेड यूनियन से भी उनको कहा गया था, लेटर आया था बकायदा, और उस पर उन्होंने जरा भी विचार नहीं किया। फिर इनके ऊपर तमाम आरोप लगाए कि इनकी वजह से सेंटा बदनाम हो रही थी, या उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देगी। उसके बाद आप जो कुछ सवाल करना चाहेंगे ये सब लोग बताएंगे। हेमंत पांडे जी हैं, साइला चड्डा जी हैं, दीपक पराशर जी हैं और विकास जी हैं, दीपक चड्डा जी हैं। ये तमाम कलाकार कमेटी मेंबर थे, आज यहाँ पर उपस्थित है। कुछ लोग नहीं है, उनका सपोर्ट पूरा 100% उनके साथ है। तो मैं उपासना जी को माइक देना चाहूँगा। नमस्कार जी, पहले तो
बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो लड़ाई है ये सच और झूठ की है। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इंडस्ट्री के हैं, आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि 50% या 50% से ज़्यादा लोग अगर रिजाइन करते हैं तो कमेटी भंग हो जाती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। और इतने दिग्गज कलाकार जो बड़े बड़े कलाकार हैं जैसे कि विद्युदारा सिंह है, पुनीत इस्सर है, मनोज जोशी है, मुकेश ऋषि है, हेमंत पांडे हैं, दीपक पराशर है, विकास वर्मा है, साइका चड्डा है और जो बाकी के भी सारे कलाकार हैं, उन्होंने रिजाइन दिया। तो उसका आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसे अपने मजे के लिए रिजाइन तो नहीं देता कि चलो जी रिजाइन दे देते हैं। कोई बहुत ही प्रॉब्लम होगी हमारी कमेटी में, इसी वजह से रिजाइन दिया गया होगा ना। और इन सब लोगों ने उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हम आपको दे भी देंगे पेपर्स, जिसमें आप सब चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या लिखा है कि हम किस वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। सो कमेटी भंग हो जाने के बाद लेबर वहाँ पे हम लोग लेबर कमिश्नर जी से मिले। मैंने रेजिग्नेशन नहीं दिया क्योंकि मुझे सारे कलाकारों ने कहा कि आप उसको रिसीव कीजिए, अगर आप नहीं रहेंगी तो फिर हमारे रेजिग्नेशन को पता नहीं कोई रिसीव करे या नहीं, या क्योंकि बहुत मैं आप जैसे जैसे मैं आपको या बाकी सब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा था हमारी कमेटी में। तो अदरवाइज सबसे पहले रेजिग्नेशन तो मैं ही देने वाली थी और मैंने आज तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है। तो मैंने रिसीव किए और फिर लेबर कमिश्नर जी के यहाँ पे हम गए, हमने वहाँ पे भी स्टैंप लगाई। वहां से ये उन्होंने हमें भेजा, मेल आया वहां से कि अब कमेटी भंग हो चुकी है, अब आप किसी भी तरह की कोई सभा आईजीएम या कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप सब समझते हैं कमेटी भंग का क्या मतलब होता है। डिसॉल्व होने का मतलब कोई किसी पद पे नहीं, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, ना कोई किसी पद पे नहीं। उसके बावजूद ईजीएम रखी गई और वो लोग जो कि इलेक्शन में हार गए थे, मतलब मैं क्या कहूँ हार गए, या जिन्होंने हमसे बात के जो लोग थे जो थोड़े कम वोट्स पे आए थे, उनको लेके उन्होंने अपने खुद ही कमेटी बनाई एक, और उन्होंने कहा कि ये अब हमारी कमेटी रहेगी और हम अपनी मदर बॉडी फेडरेशन को भी नहीं मानते, हम उससे अलग हो गए हैं। और जो हमारा स्टाफ है उसको भी, ऑफिस को भी वो यूज करते रहे और आज तक कर रहे हैं। वहां से लगातार लोगों को धमकी भरी मेल्स जा रही, अगर आप इलेक्शन में चले गए तो आपका कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर आपने इन लोगों का साथ दिया तो हम आप पे एक्शन लेंगे। अब आप मुझे ये कहेंगे कि ये जो है स्टाफ उनका साथ क्यों दे रहा है, उसे तो किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए ना, जब कमेटी नहीं है तो उनको ये कहा गया है कि आपका 7% जो है सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है, आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। ऑलरेडी हमारे स्टाफ की सैलरीज बहुत ज्यादा है और ऑफिस स्टाफ की सैलरी आप समझते हैं सिंटा के एक्टर्स के पैसे से ही दी जाती है, क्योंकि जो पैसा है वो सिर्फ सिंटा मेंबर्स का है, तो वो उन्हीं के ही खिलाफ यूज हो रहा है। मतलब वहां से अलग अलग तरह के ये लोग मीटिंग्स भी कर रहे हैं उनके साथ, जबकि सब तरफ से इनको इंस्ट्रक्शंस भी आ चुकी हैं। अब क्या है कि अब वो मेरे पे अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे मिनट्स भी बनाने नहीं आते थे। मैं अपने 2-3 पॉइंट्स इसलिए क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद मैं चाहूंगी कि मेरे बाकी साथी कलाकार भी बोले। आप लोगों ने सुना होगा उन्होंने कहा उपासना सिंह को मिनट्स बनाने नहीं आते थे। डेफिनेटली जब मैं नई नई आई थी ना, मैं अब सच्चाई बोलती हूँ, मुझे नहीं पता था मिनट्स क्या है, मुझे नहीं पता था ईजीएम क्या है, मुझे नहीं पता था कि मीटिंग्स क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन लोगों को देखा, मैं इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। और इन्होंने कुछ अलग ही गेम्स प्ले होने लगे। मतलब जो मिनट्स बनते थे ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मिनट्स जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाते, मिनट्स स्टाफ बनाता है। कहीं का भी, चाहे आपकी कहीं कोई भी जगह का हो, वो स्टाफ बनाता है। और वो स्टाफ बनाता था और मैंने देखा कि उसमें सिर्फ पूनम जी या पद्मिनी जी का ही नाम लिखा जाता था, और जो भी दूसरे लोगों ने उसका जवाब दिया या कोई सजेशंस दिए या कुछ भी कहा, वो कुछ भी नहीं लिखा जाता था उसमें। आप मिनट्स चेक कर सकते हैं, वैसे तो शायद आप मिनट्स भी नहीं आपको चेक करने दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने ये रूल बना दिया है
कि कोई भी वीडियो चेक नहीं कर सकता। आप अगर वीडियो चेक करना चाहें वहां पे मिनट्स के, तो आप नहीं कर सकते, कोई मेंबर नहीं कर सकता, हमारे 9,000 मेंबर्स भी चेक नहीं कर सकते। और मिनट्स तो आप वही देखेंगे ना जो लिखे गए हैं, क्योंकि मिनट्स खुद ही बनाए जाते हैं। तो उसमें वो अपने ही हिसाब से मिनट्स जाते थे, और उसमें मिनट्स को टेम्पर भी किया जाता था। मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण आपको दूंगी कि हमारे जो एक ब्रिजेश करनवाल करके एक्टर हैं, उनको कहा गया कि तुम कोर्ट के खिलाफ लिखो तो हम तुम्हें कोऑप्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब ये जो सजेशन है 2025 में जब एजीएम होने वाला था हमारे पास आया, तो हमने कहा कि आप ऐसे खुद ही कैसे कह सकते हैं किसी को कि हम कोऑप्ट कर लेंगे। तो सीपी ठाकुर जी ने कहा कि मैंने ब्रिजेश करनवाल को हथियार के रूप में यूज किया है, और वो जो है आप सब तो मना करना, मैं अकेला हाथ खड़ा करूंगा, आप सब जो है आप लोग तो मना कर देना, तो वो आप कैसे हो जाएगा। और मिनट्स में क्या लिखा गया, सिंटा और कोर्ट का समन्वय बनाना चाहते थे सीपी ठाकुर। समन्वय को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, समन्वय क्या हो, आपस में तालमेल, आपस में फ्रेंडशिप, ये इसका मतलब हम समन्वय होते हैं। तो इस तरह से मिनट्स को टेम्पर भी किया जाने लगा। अब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मिनट्स जो होते हैं वो कम वर्ड्स में लिखे जाने चाहिए, मैं बहुत जल्द ये समझ गई थी। लेकिन मैंने इसीलिए मैं उनको बोलती थी कि अगर पूनम जी ने कुछ बोला तो उपासना जी ने कुछ बोला, कि साइला जी ने वो भी लिखी, वो नहीं लिखा जाता था। दूसरी बात इन्होंने मुझे, दूसरी बात ये बोलते कि हम ही मिनिस्टर्स को मिलने जाते थे। आप अगर हम सबके फोन्स में देखेंगे तो मैं आपको इतनी सारी फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ मिनिस्टर्स से मिलने की, जो हम भी जाते थे। लेकिन फोटोग्राफ्स किसकी छपती थी, आप सिंटा का होटल आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी हेड जो है वो पद्मिनी जी थी, फोटोग्राफ से पूनम जी और पद्मिनी जी की छपती थी। और ये लोग गवाह हैं, अपना बताएंगे क्या क्या हुआ है। और अगर किसी और एक्टर की फोटोग्राफ तो उसे क्रॉप कर दिया जाता था, अभी कुछ ही टाइम पहले दीपक जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बाकी उन्हीं की फोटोग्राफ्स छपेगी। फिर सिंटा को सिर्फ उनकी पब्लिसिटी के लिए उन लोगों ने यूज किया। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसमें सिंटा एक्टर्स के पैसे को यूज किया जाता था, और उसमें सिर्फ उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। वो पूरी, उसका भी मैं एक आपको बताती हूँ, राज कपूर नाइट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, शायद आप लोग भी आए होंगे वहां। तो उसमें किसी भी हमारे इसी मेंबर को इनवाइट नहीं किया गया, सिर्फ पूनम जी और पद्मिनी जी थे। उससे पहले एक दिन पहले मैं वहां पे थी और मैंने कहा मैं शूटिंग कर रही हूँ, तो हम लोग सब इसी मेंबर से पूछेंगे कि कब राज कपूर नाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो अगले दिन मुझे प्रेस मीडिया से फोन आया, जैसे किसी ने मुझे फोन किया कि उपासना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सिंटा के ऑफिस में। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने फोटोग्राफ भेजी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने तो आपको बोल के गई थी सारे इसी मेंबर्स को आप बुलाइए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसको जवाब था कि पद्मिनी जी जा रही है बाहर, इसलिए हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। हेमा मालिनी जी के शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ईसी मेंबर्स को 3:30 बजे का टाइम दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे शुरू हुई थी। और जब दीपक पराशर जी और मैं वहां पे पहुंचे और बाकी मेंबर्स पहुंचे, तो उन्होंने हॉल का दरवाजा बंद कर रखा था, और दीपक जी ने नॉक किया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वो भी ये बताएंगे। तो इस तरह से, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये, हाँ, अगर ये मिनिस्टर्स के पास गए, इन्होंने फोटोग्राफ्स कराई, इन्होंने अपने वीडियोस बनाए, तो सिंटा एक्टर्स को क्या फायदा हुआ है। आप मुझे 2 या 3 काम इनके बता दीजिए हमारे 2.25 साल में जो हमने सिंटा मेंबर्स की भलाई की। क्या हमने ऐसा किया कि उनके टाइमिंग जो है 12-14 घंटे वो कम हो गए, क्या हमने ऐसा कुछ किया कि उनकी जो पेमेंट 3 महीने की थी वो 3 महीने से कम होकर 1 महीने में मिलने लगी, क्या किया हमने। मुझे उनसे ये सवाल पूछना है कि हमें बताया जाए। सिर्फ ये कि उनकी फोटोग्राफ्स छपी, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की, और उसके अलावा उन्होंने उनको खैर काम मिला, उनको काम मिल गया जरूर, लेकिन सिंटा एक्टर्स को क्या काम मिला मुझे बताइएगा। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इन्होंने, सॉरी, उनको बोला गया कि मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे आइए, हम आपके ऑडिशन करवाएंगे। अब मुकेश छाबड़ा जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहां पे कोई भी एक्टर जाके अपना ऑडिशन दे सकता है।
ये हफ्ते में एक दिन ऐसा है जहाँ पे कोई भी आदमी जाके दे सकता है। तो उनको कहा गया कि हम करवा रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो आया पूनम जी का जिसमें था कि हमने सिंटा एक्टर्स के लिए वहां एसी ऑन करवा दिया। मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे क्या एसी नहीं, क्या सिंटा एक्टर्स इस काबिल नहीं कि उनके लिए एसी ऑन किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि हमने वहां पे एक बाउंसर रख दिया। हमारे सिंटा एक्टर्स क्या कोई क्रिमिनल्स हैं कि उनके लिए बाउंसर या किसी पुलिस या किसी चीज की जरूरत है? उनको सिर्फ काम चाहिए। फिर उसके बाद 15 वहां पे वीडियोस बनवाए गए उनकी शान के लिए, और इन्होंने हमें यहाँ पे ऑडिशन दिलवाया मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ, और ऐसे ऐसी टॉफीज तो बहुत दी जाती हैं। लेकिन क्या हमारे खुद के, मेरा खुद का बच्चा एक्टर है, क्या मैं उसे काम दिला सकती हूँ? नहीं। मैं अपने बच्चों को भी, हम जितने भी एक्टर्स हैं, हम अपने बच्चों को भी काम नहीं दिलवा सकते। अगर वो टैलेंटेड हैं और वो मेहनत करेंगे और अगर उनकी किस्मत में है तो उनको काम मिलेगा। लेकिन कोई एक्टर या कोई भी अपने बच्चों को भी काम नहीं दिलवा पाता। सो ये क्या था कि वो सिर्फ एक्टर्स के लिए कर रहे थे। खैर मैंने अभी बहुत कुछ बोल दिया, मुझे हाँ, बाकी हेमंत पांडे जी ने बताया एक ये बार ये बात कर रहे हैं कि एमओयू जो है बनने वाला था, उपासना सिंह ने ये कमेटी रद्द कर दी। उपासना सिंह ने, दीपक पराशर ने कमेटी रद्द कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो जो 11 एक्टर हैं, क्या उनका ये इन लोगों का ब्रेन नहीं है कि इन्होंने उपासना सिंह के कहने से रेजिग्नेशन दे दिया और खुद ही लिख के दे दिया। ठीक है, एमओयू बने हुए 1 साल हो गया है। आपको मैं एक बात बता दूं, एमओयू जो कोर्ट है उन्होंने बनाया है कि जितने भी सिंटा एक्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए ही पैसा यूज किया जाए। ये एमओयू ऑलरेडी बना हुआ है और इनके पास है। हाँ, और इन्होंने कहा कि एमओयू जो है, जब अभी एजीएम हुआ हमारा, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया गया कि ये तो कहीं बाहर लोगों को पैसा देना चाहते हैं। आप अगर जाएंगे ना कोर्ट में, आप आराम से जाके एमओयू चेक करिए उनका, उसमें लिखा है कि ऑफिस हमेशा के लिए, जो दोनों जो है सिंटा और कोर्ट लाइफ टाइम एक साथ रहेंगे, इनके 5 ट्रस्टीज हमारे साथ रहेंगे, पैसा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यूज होगा। तो एजीएम में क्या था, एजीएम में मुद्दे क्या थे? जो है किसकी फोटो उतारी जाए, प्रीति सप्रू के फादर की फोटो उतार देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रीति सप्रू जो कोर्ट की चेयरपर्सन है उनकी फोटो उतार दो, उससे कौन से मेंबर के घर चलने वाला है या फायदा होने वाला है। सिंटा कोर्ट टावर का नाम सिर्फ सिंटा टावर हो जाना चाहिए। डेफिनेटली अगर सिंटा टावर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेन मुद्दे थे उसको तो ये भटका देते हैं। और हमारे यहाँ 0R होता है, 0R में हमारे हर एक्टर को बोलने का मौका दिया जाता है। देखिए ईसी मीटिंग में हम लोग सारे बोलते हैं और हर महीने ईसी मीटिंग होती है जो ईसी मेंबर्स की। एक्टर्स के लिए सिर्फ एक ही जगह होती है, एजीएम बोलने के लिए। एक ही साल में एक बार उनको बोलने का मौका दिया जाता है, वो भी नहीं उन्हें बोलने दिया जाता। हम 2 साल से हमने एक्टर्स को बोलने का मौका नहीं दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 20% जो भी हमारी इनकम है उसका हम यूज करेंगे सिंटा। मैंने एक बार पूनम जी को कहा हम क्यों नहीं लोगों के लिए हेल्प करते हैं, क्यों कहते हैं कोर्ट ही सब कुछ करे? तो उन्होंने बोला जब सुनामी आएगी और कोरोना आएगा तब ये पैसा यूज। मैंने उनको कहा जिन लोगों के घर में आज बच्चों की पढ़ाई नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनकी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, सुनामी कोरोना उनके लिए ऑलरेडी आ चुका। सो इस तरह के बहुत से डिफरेंसेस थे। जैसे कि इन्होंने कहा मुझे लेटर हेड तक प्रोवाइड नहीं किया जाता था, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा थी, लेकिन इतनी ज्यादा सबकी मतलब जी ये जो मेंबर्स ने जो इस्तीफा दिया है, इतना ज्यादा उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ ऐसा था कि 2 ही लोगों की बात सुनी जाएगी, बाकी लोगों का कोई माइंड नहीं। मेरा ख्याल है मैंने बहुत बोल दिया है, तो मैं अभी दीपक पराशर जी को कहूंगी कि प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो उन्होंने मुझ पे एलिगेशंस लगाए थे, मैंने उनका सारे एलिगेशंस का तकरीबन जवाब दिया है। कि उन्होंने बोला कि मिनट्स ऐसे क्यों लिखे जाते थे, इतने लंबे लंबे मिनट्स। तो मिनट्स मैं नहीं लिखती थी, स्टाफ लिखता था।
मुझे वैसे भी जनरल सेक्रेटरी उसको देखती है कि क्या गलत क्या सही, वो सिर्फ अपने बारे में ही लिखवाते थे, मैंने बताया इनको। तो फिर मैंने कहा कि दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो लिखना चाहिए ना, सिर्फ 2 ही लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा जा सकता। मुझे मालूम है मिनट्स बहुत छोटे होने चाहिए और सिर्फ पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए उसको कि ये मुद्दा है, इसका जवाब ये है। लेकिन अगर मिनट्स 2 ही लोगों के लिए लंबे लंबे लेके जाए और दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं। और उन्होंने बोला कि मैंने सिंटा को बदनाम किया है। मेरे ख्याल से मैंने सिंटा को कोई बदनाम नहीं कर सकता। मेरी हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, जिस तरह से हम अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे हम सिंटा की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, इसीलिए तो मैंने कुछ 1 रुपया नहीं मिलता है हमें वहां पे सिंटा में, हमें 1 रुपया नहीं मिलता। मैं आपको सबको बता दूं कि हमारी कोई तनख्वाह है या कुछ है। मैं इसलिए वहां पे आई थी कि मेरे को इंडस्ट्री में बहुत कुछ मिला। मैंने 0 से शुरू किया था। मैं होशियारपुर की रहने वाली हूँ, एक छोटी सी जगह की। आज मैं पूरी दुनिया में अगर लोग मुझे जानते हैं तो वो मेरे करियर की वजह से और आप इंडस्ट्री वालों की वजह से जानते हैं। मैंने ये फैसला किया, मुझे लगा मुझे पे बैक करना है। अब मुझे अपने एक्टर्स के लिए काम करना है और मुझे अपने सारे टेक्नीशियंस के लिए काम करना है। मैं सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, मैं सबके लिए काम करना चाहती हूँ अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहाँ मुझे इतना प्यार दिया गया। और वहाँ पे हमारे साथ इतनी इंसल्टिंग बातें जो कि अभी आपने सुनी होंगी शायद सबने, मतलब कोई सुन ना सके ऐसे ऐसे एलिगेशन। मुझे टॉम डिक एंड हैरी कहा गया, मिनट्स के अंदर है टॉम डिक एंड हैरी उपासना सिंह, और मुझे कहा गया तुम तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, हम स्टार हैं। इस तरह के वर्ड्स मेरे लिए यूज किए गए। कभी देखना, अगर आपको टाइम मिले ना और कमेटी आई दूसरी तो जरूर देखिएगा। इनको बोला गया तेरे को तो आती नहीं इंग्लिश, मतलब इस तरह के वर्ड्स। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपने सारी जितनी भी चीजें थी वो मैंने क्लियर की हैं। और ये जो है दीपक पराशर जी रो कर निकले हैं। सीपी ठाकुर जी ने इनके साथ इतनी बदतमीजी से बात की कि उसके बाद मुझे इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इनको पेन स्टार्ट हो गया। ये तो मैं बहुत कम आपने सुना है, हमने 2-2.25 साल जो सहा है ना, वो शायद अगर कोई और होता तो नहीं सहता, इसीलिए रेजिग्नेशन हुए हैं। मिनट्स के भेदभाव आपको बताता हूँ। अगर पद्मिनी जी और पूनम जी के लिखे जाते हैं ना मिनट्स, तो क्या लिखा जाता है? पद्मिनी जी ने निराश होकर ये कहा, मतलब निराश होकर कहा, मतलब एक्सप्रेशन मिनट्स में कहाँ आ रहे, उनके लिखा जा रहा है। पद्मिनी जी ने निराश होकर कहा कि ऐसा आपने क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया। मतलब ये हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, उनका सुनिए। रमाकांत बोरुडे, सिंटा का लाइफ मेंबर हूँ। मेरे साथ 2 किस्से हो गए बहुत बुरी तरह से, जो मुझे बहुत दुख के साथ आपके सामने कहना पड़ रहा है। 2024 में जो इलेक्शन कमेटी थी उसका मैं सदस्य था। उसके अंदर जब हम एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज कर रहे थे तो अमित बहल जी को मैंने पॉइंट आउट किया था कि अमित बहल जी की कुछ ड्यूज थे, वो ड्यूज क्लियर किए बगैर वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, जो हमने पॉइंट आउट कर दिया। फिर उसके बाद में फिर भी वो दिंडोशी कोर्ट गए, दिंडोशी कोर्ट से हाई कोर्ट गए, फिर बाद में कोर्ट से ऑर्डर लेके आए कि हमें इलेक्शन लड़ना है, लड़ लिए, हार गए। फिर उसके साथ 2 साल तक जो कमेटी थी वो कमेटी ने उनकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद वो गुनहगार साबित हो गया। और सिंटा का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इफ यू फाउंड गिल्टी द एक्शन विल बी टेकन ऑन हिम। आज 2.5 साल होने आए, अमित बहल जी का कार्ड अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, 3 पैसे भी चले गए। उसके साथ टीना घई करके भी हमारी उस कमेटी की मेंबर थी, उनके पास को भी उनको मेडिकल का तभी सिर्फ 50,000 का प्रोविजन दिया जाता था, उनको करीबन 4.5 लाख रुपए दिए गए। और आज वो इलीगल कमेटी की मंच में बैठी हुई सदस्य है। ये होगा एक किस्सा। दूसरा किस्सा, 10th में 2025 में एजीएम में पूनम जी ने, ताकि कंपैरिजन लीड करना है हमारी उपासना सिंह को एज ए सेक्रेटरी, मीटिंग को पूरा चलाना है, तो पूनम जी ने पूरा माइक हाथ में लेके रखा था। और तब कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ वो 2026 यानी 2 साल तक ये कमेटी काम करेगी। 2025 10th मई में एजीएम में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लॉ में बैठता नहीं है। तो ये चीजें उन्होंने हाथ ऊपर करके इलीगल तरीके से कर ली और मेजॉरिटी में वो थी भी नहीं। धन्यवाद।
बहुत सारी Thank you, Dino. पॉइंट मैंने मैंने खाली- खाली हो गया है, टाइम खत्म हो जाने के इलेक्शन का क्या स्टेटस है? उपासना जी, इलेक्शन का क्या स्टेटस है? पूनम जी ने आरोप लगाया कि सेंटा के अंदर जितने भी फंड्स आए हैं पूनम जी ने करोड़ में लेके आए हैं, करोड़ लास्ट दिन 2 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन नहीं टर्म्स ऑफ फंड्स टू सिंटा। उन्होंने कहा कि सिर्फ लैक्स में दीपा पलाशी जी लेके आए हैं, पर पूनम जी और कमली जी ने करोड़ में जाके फंड्स लेके आए, तो उसके बारे में क्या रिएक्शन? सब लेकर आए थे। आप जब जाएंगे और आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, और ये सिंटा के नाम पे आए हैं। अगर कोई भी कमेटी होती है, सिंटा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं जाके किसी को बोलती हूँ, उपासना सिंह को शायद कोई नहीं देगा पैसे। जब मैं जाऊं किसी से भी मिलने के लिए, मैं उसको बोलूं उपासना सिंह कुछ करना चाहती है, शायद ना मिले, या कोई भी दीपक पराशर या कुछ भी। लेकिन जब हम कहेंगे सिंटा के नीडी एक्टर्स के लिए हमें फंड्स चाहिए, तो लोग पैसे देंगे। वो सिंटा के नाम पर पैसा आया और सब लोगों ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है अलग अलग तरह से। और उसमें सिंटा में क्या हुआ है, आप कुछ टाइम के बाद अगर ये कमेटी जब जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और सुनने को मिलेंगी, और जल्दी आपको बहुत खुलासे मिलेंगे। और तो बहुत पूनम जी पत्नी जी कह रही है, पूनम जी पत्नी जी कह रही है कि हम फंड लाए, वो फंड नहीं लाए हैं, सिंटा के नाम से उनको फंड मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से लेके नहीं, उनको सिंटा के नाम से फंड मिला है, उनके पर्सनल नाम से नहीं मिला है। हाँ बोलिए, हाँ आ रहे पूनम बोल रही है, एक मिनट, आप क्या पूछ रही हैं? पूनम बोली एवरीथिंग इज ओके, पर क्या बोली आप लोग बोले कि सिंटा इज रिजॉल्व, तो व्हाट इज द रियल स्टैंडिंग? रियल स्टैंडिंग यही है कि 12 सितंबर को री इलेक्शन होने जा रहा है फेडरेशन की देखरेख में, जो लीगल है। Who has taken the decision for this re-election? मदर बॉडी फेडरेशन, Okay. बिकॉज फेडरेशन के साथ ये लोग कनेक्टेड थे, इसलिए हाँ, मैं बंद करूं बोला। हाँ। तो ये जो है फेडरेशन डिसाइड की है, इनके 11 मेंबरों के जो रिजाइन किए हैं, 12 लोगों ने उपासना सिंह के साथ मिलकर के, क्योंकि इन्होंने मिनट्स में डाला था कि हमारा री इलेक्शन होगा, जिसको कि फेडरेशन की देखरेख में So on होगा। that ground, वो ग्राउंड पे हो रहा है। Is that the ground? Yes, I'll elaborate on this, Tiwari ji. Yes. We had our last official EC meeting before we resigned. Okay, and in that emergency EC meeting that we called, we decided that we want to dissolve the committee. We said that we will do it in the along with the federation, and we will inform the trade union also. And only after that will we resign. This last emergency EC meeting was called on the 5th of August, and we resigned on the 7th of August. After which we informed Federation, Trade Union, and we informed Sinta everywhere that we have finally resigned. And Pasta Singh, who was the General Secretary, who still hasn't resigned at all, and that is how she has the power to do everything, you know, till now. So it is totally legal, nothing illegal. We are not part of anything illegal. आपने अगस्त दिन की इमरजेंसी मीटिंग अटेंड नहीं की थी और विदाउट प्रोसेस आपने री इलेक्शन के लिए अपील की थी, तो आपने जो उन्होंने कहा कि आपने अगस्त दिन की इमरजेंसी मीटिंग अटेंड नहीं की थी, उसका रीजन क्या है? August 10th was an illegal EJF. अगस्त 3 की मीटिंग, Sorry? 11 August. लास्ट इमरजेंसी Saat? मीटिंग आपने No. Last emergency EC meeting was on the 5th of August, and the illegal EGM was on later on after we had already resigned. So we will not attend any illegal meeting. तिवारी जी, मेरा एक सवाल है। पुनिका जी, पूनम जी ने कहा था कि उन्होंने आपको डिसएफिलिएट कर दिया आपकी फेडरेशन से, तो फेडरेशन को कोई हक नहीं बनता है कि वो सिंटा का इलेक्शन कंडक्ट करे। दरअसल ऐसा है कि जो कमेटी खुद भंग हो गई हो, उसको किसी तरीके का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो पूनम जी या पद्मिनी जी को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। कमेटी भंग हो गई है, री इलेक्शन होगा, जब कमेटी आएगी वो हमारे साथ रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहे तो ना रहे, मगर ये डिसाइड नहीं कर सकती। सर, लेबर कोड को इंटरफेयर करने जा रहा है इलेक्शन प्रोसेस में कि आप इंडिपेंडेंट करेंगे इलेक्शन? वहाँ से लेटर। यस
दिया हुआ है। फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम इलेक्शन करा सकते हैं और कराते रहे हैं। बहुत सारे एसोसिएशन हमारी है जहां हमने इस तरह के डिस्प्यूट को खत्म करके इलेक्शन करा करके 2 पार्ट होने से रोका है। यूनियन को 2 पार्ट होने से रोका है, फेडरेशन ही केवल कर सकती है। पूनम जी शायद लेबर कोर्ट में जा रही है, शायद इलेक्शन तो स्टॉप करने जाए के लिए। जहाँ मर्जी जहाँ जाए, हमारे पास राइट है कि हम री इलेक्शन कराएं। हाँ भाई, इलेक्शन का नोटिस जारी हो चुका है क्या? यस, नोटिस जारी हो चुका है, सबको भेजा जा चुका है, स्क्रूटनी कमेटी के नाम जा चुके हैं, सबको मैसेज भेजा जा तो चुका लेबर कमिश्नर से कोई रिटर्निंग ऑफिसर असाइन हुआ है? नहीं, तो इनका है। नहीं, फेडरेशन के लोग रहेंगे लेबर की तरफ से। सर जैसे एक आखिरी सवाल, उपासना जी, हमने सब कुछ सुना, आप लोगों ने क्या कहा, मतलब सुनने में एकदम दंग लगता है कि मतलब अगर ये बिहेवियर है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, तो क्या कभी जो इतने सारे लोग अगर कमेटी के जो इतने नाराज थे, आप लोगों ने कभी उनके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे लेटर में लिखा होगा ना कि हमने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। हमने बहुत बार हमारी जनरल सेक्रेटरी जी ने ईजीएम बुलाने के लिए बात कही, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने उसको खारिज कर दिया। बहुत बार हमने कोशिश की। मेजॉरिटी आप लोग देखिए, मैं बताऊं, हमारे जो है 2025 में जो एजीएम हुआ था उसमें 21 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, जिसमें मैक्सिमम पावर्स जो इसकी जनरल सेक्रेटरी की थी वो प्रेसिडेंट ने ले ली, और अब जो भी जनरल सेक्रेटरी को करना है वो प्रेसिडेंट से पूछ के करना है। ये सिंटा में है। 21 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आज तक कभी सिंटा में नहीं हुए। 22, हाँ शायद 22। तो आप अगर पिछला कॉन्स्टिट्यूशन देखें और अभी का देखें तो आपको लगेगा कि जनरल सेक्रेटरी सिर्फ अब कुछ भी वहाँ पे पावर ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या Deepak, बायलॉज के Upasana अनुसार तो नहीं just होगा। told me that Deepak, धन्यवाद धन्यवाद Deepak, Upasana just told me that. One second. I just Please sit down. Please sit down. Please sit down. 1 minute. Times of India wants to ask. not Times of India. Now I'm variety and other papers. So is there anybody from Times of There's India who nobody wants to here. speak to me? You want to speak to Yes, me? yes. Tell me. My question is, Upasana just told me that they made you cry. Poonam and Padmini made you cry. What exactly happened on that day? What did they do? They made you मिस्टर cry. सीपी ठाकुर नहीं, मिस्टर सीपी ठाकुर ने आपसे क्या कहा? Yeah. CP Thakur, correct. Well, Geeta Jangi was in the AGM and she wanted to speak. तो जब वो बात करना चाह रही थी और उनसे माइक छीन लिया गया था और बदतमीजी की गई थी, जिसकी वजह से उनको नाराजगी थी। That is why she was given a show cause notice. But Upasana and myself and a few others agreed that show cause notice किसी को नहीं दिया जाएगा. We will only give them a letter because they are our children. वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे और फिर अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सजा मिलेगी. But सजा does not mean cancelling the card. It means एक महीना, 2 महीना, 3 महीने. That's okay because they are our children. आपके घर में जब बच्चे होते हैं तो अब गलती करते हैं ना, और हम उनको सजा देते हैं, घर से तो बाहर नहीं निकाल देते. So this was very important. I hope your हम खुद 2 साल 3 साल हम चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। Since over 40 years, मुझे literally अभी भी रोना literal, you know why? Because I've been in Sintas as in a committee for over 20 years. और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि सबकी इंसल्ट, सबका बुरा, सबका ये. इट हैज़ बीन टेरेबल, मीन्स टेरेबल. ये जैसे इन्होंने बोला मच्छी मार्केट से भी वर्स. यू कांट इमेजिन व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग. इट हैज़ बीन टेरेबल. एक्टर्स का हित में काम करने की जगह पे सब गलत हो रहा था. जब वो आई आई वॉज वेरी हैप्पी. और हम लोग ने रिजाइन मेनली इसलिए दिया है, वी वर मेजॉरिटी में. वी कुड हैव थ्रोन देम आउट एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. हम बोल सकते थे कि वी वांट टू रिप्लेस यू. हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे थे. हमको लगा कि संविधान के हिसाब से हम सब अगर रिजाइन कर देंगे कमेटी भंग हो जाएगी, नए लोग आएंगे. वी डिडंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, वी डिडंट वांट एनीबडी गोइंग डाउन. इसीलिए हमने रिजाइन किया. नहीं तो हम डटे रहते, हम और सहन कर लेते कुछ महीने और. लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसे इलीगल ये लोग कर लेंगे, कमेटी फॉर्म करेंगे और ये सब गलत करेंगे.
It is very unfortunate that what has happened, and I'm very very sad over it, because अगर आप कोई एक्टर कोई सवाल करता है उसको सीधा शोकॉज नोटिस, एवरी एक्टर का हक है, ये सार्वजनिक संस्था है, दे हैव टू बी शोन अकाउंट्स, दे हैव टू बी शोन एवरीथिंग। अगर किसी ने पूछा आपको शोकॉज नोटिस दे क्या, हमारे पास वीडियो है जहां उन्होंने बोला है कि शोकॉज नोटिस ओके हम देंगे, क्या आपको भी शोकॉज नोटिस दिया जाए? They have been धमकाइंग people like mad. Even after resigning, they refuse to believe. संविधान को नहीं बिलीव कर रहे, फेडरेशन को नहीं बिलीव कर रहे, ट्रेड यूनियन को नहीं बिलीव कर रहे, लॉ को नहीं बिलीव करना है, किसको बिलीव करना है? फिर आप एक्टर्स को दे रहे शोकॉज नोटिस, कमिटी मेंबर्स को शोकॉज नोटिस दे रहे, क्या मतलब है? ये जनरल सेक्रेटरी को शोकॉज नोटिस दिया है, प्रीति सप्रू जो चेयरमैन ऑफ कोर्ट है उनको शोकॉज नोटिस दिया। रीजन वाई भाई? मेजॉरिटी ने मना किया उनको कि इनको शोकॉज नोटिस नहीं देना है। एक इसी मीटिंग पहले मना किया एंड हमारा मेजॉरिटी से वोट हुआ कि शोकॉज नोटिस प्रीति सप्रू को नहीं जाएगा, शोकॉज नोटिस हेमंत पांडे को नहीं जाएगा, ये सब आप मत कीजिए। फिर भी उन्होंने भेजा। इतनी मनमानी चल रही थी कि इट इज इनटॉलरेबल। शोकॉज नोटिस डराना धमकाना, या हम इसलिए आए हैं, ग्रुप्स में भी अभी भी चल रहा है। आई एम फीलिंग सो सैड, सब डरा रहे धमका रहे कुछ 15-20 लोग। क्यों? हम सब एक्टर्स हैं, हमारी एक गरिमा है, हम एक आइकॉन है, हम लोगों को एक मिसाल बन के रहते हैं। ये मिसाल दे रहे हैं हम लोग। कितनी शर्म की बात है कि हमको ये इंटरव्यू करना पड़ रहा है जस्ट टू प्रूव दैट यस वी आर लीगल एंड दे आर नॉट। इज इट राइट? इज इट रॉन्ग? टेल मी वन थिंग, मैं मोर देन 20 years here, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। इट इज सो सैड। आप जिसको मर्जी, जो उनके हक का नहीं है उनको चेंज कर देंगे। ओवरनाइट सिंटा लॉयर तक को चेंज कर दिया, ओवरनाइट। मतलब उसको तो बोला भी नहीं गया, सीधा मेल दिया गया, योर रिप्लेस, टेक योर 1 month सैलरी एंड गो। ये कोई बात बनी है? आप जिसको मर्जी चेंज करते रहेंगे, जिसको मर्जी वो करते रहेंगे। स्टाफ को किसी ने ना, जनरल सेक्रेटरी ने बोला, किसी ने नहीं बोला 7% आपका बढ़ेगा, खुद एजेंडा में डाल दिया 7% हमारा बढ़ रहा है। ये कोई बात हुई है? हम देते हैं खुशी खुशी, हर बार देते हैं हम लोग, लेकिन हमसे पूछो तो सही, पूछा भी नहीं, सीधा एजेंडा में डाल दिया। वो तो हम पास कर देते बिकॉज वी नाइस पीपल, बट जो गलत है वो गलत है। अब वी आर सपोज टू फ्रॉम, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि मिनिमम 20% ऑफ द फ्रॉम द ईयर यू आर सपोज टू गिव एक्टर्स के लिए। हमें 20% कम से कम 20% देना है एक्टर्स के वेलफेयर के लिए, लेकिन कुछ नहीं, हम नहीं देंगे, कोर्ट देगा। दिया, ये नहीं कि सिंटा ने नहीं दिया, लेकिन 20% के हिसाब से नहीं दिया। कोर्ट का वो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं देना मतलब ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे संस्था, यू डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज एट ऑल, है ही नहीं आपको। आप नहीं संभाल सकते हो, ना टीम को संभाल पा रहे हो, ना कुछ संभाल पा रहे हो, बिकॉज ऐसे दादागिरी के साथ नहीं काम हो सकता, धमकी के साथ नहीं काम हो सकता। इफ यू डू दिस ऐसा होगा, सिर्फ आई मे माई सेल्फ नहीं हो सकता, नॉट अलाउड एंड नॉट पॉसिबल। जो गलत है वो एकदम ही गलत है, और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, शर्मनाक है, एंड वी आर फीलिंग वेरी वेरी सॉरी। मैं लिटरली लास्ट डे भी मैं रोई हूँ जब मुझे साइन करना पड़ा, बिकॉज आई वॉज हियर फॉर एक्टर्स, लेकिन मैंने देखा कि एक्टर्स के हित के लिए हमें रिजाइन देना पड़ेगा, न्यू कमेटी चाहिए हमें, बिकॉज ऐसे नहीं चलेगा। दे आर जस्ट यूजिंग फॉर पब्लिसिटी और कुछ नहीं। मेरा तो वीडियो है जहां मैंने मंत्रालय में बोला है, पूछा है कि 8 घंटे की शिफ्ट जो है उसको, मतलब जो 12 घंटे की शिफ्ट है उसको 8 घंटे करो, ये वो मैंने तो मंत्रालय में बोला है। इनकी तो सिर्फ फोटोज है, इन्होंने कोई बात नहीं किया, हम गए उनके साथ, ये सिर्फ फोटो खिंचाने बैठ जाते थे, दैट्स इट। शुरुआत ये मंत्रियों की और ये सब हमने की थी, विकास और हम गोवा गए थे, हम वहाँ से हमने ये जो IMB मिनिस्टर है वहाँ उनसे बात की, हमने बाकियों से बात की, शुरुआत हमसे हुई थी, एंड ये फैक्ट है, वो बोल के दिखा दे कि उन्होंने शुरुआत की है, इम्पॉसिबल। हमने शुरुआत की, हमने मिनिस्टर से सब बात करना शुरू किया, सब किया। ना मैंने कभी पोस्ट मांगा, ना मैं पोस्ट आगे मांगती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे रिग्रेट हुआ, काश ये पोस्ट मैंने लिया होता। मुझे ऑफर किया गया था, मैंने नहीं लिया, मैंने कहा नहीं, पोस्ट में क्या है, जैसे इन्होंने बोला पोस्ट में कुछ नहीं, हमने बोला कोई बात नहीं, पोस्ट हो नहीं हो कोई नहीं, हम एक्टर्स के लिए अच्छा काम करने आए हैं, हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस बार मिसयूज ऑफ पोस्ट इतना ज़्यादा हुआ है, दादागिरी इतनी ज़्यादा हुई है, एंड आई मीन माई सेल्फ इतना ज़्यादा हुआ है कि इट्स नॉट, वी आर नॉट, दे वर इनसिक्योर अबाउट अस, इतना ज़्यादा कि हम जो मिनट्स में डालते थे, जो बोलते थे, मिनट्स में नहीं आता था, आता ही नहीं था। रिकॉर्डिंग दिखा नहीं सकते, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं देना, अरे हमारा हक है, वी आर अ सार्वजनिक संस्था। मैं हमेशा बोलती थी जो बोलते हम मिनट्स में प्लीज डालिए, बिकॉज एक्टर्स को कैसे पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं। नहीं,
सिर्फ जो पूनम ने बोला पद्मिनी, हमारा बहुत कम, मतलब एकदम ही लिमिटेड आता था, विच इज सो सैड। और दूसरा मैं कहता था, वो कहते हैं कि बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है एक्स जनरल सेक्रेटरी और एक्स ट्रेजर के द्वारा। तो आप मुझे बताइए, क्या बैंक के मैनेजर, बैंक के अधिकारी पढ़े लिखे नहीं है? वो अनपढ़ है? उनके पास प्रूफ गया है कि लेबर कमीशन का लेटर है, फेडरेशन का लेटर है, तब उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए ना। ये बैंक के अधिकारी अनपढ़ तो नहीं है? सुन भाई, फ्रीज कर दिए। क्वेश्चन आंसर आपसे अभी बाकी है, सवाल पूछेंगे जो कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं, एक मिनट, कुनिका जी अपने बीच हैं, तो कुनिका जी प्लीज कुछ। मैं कमेटी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए आई हूँ। मुझसे अगर आपका कोई सवाल पूछिएगा। नहीं, बैंक अकाउंट एक मिनट, अभी हमारे कुछ एक मेंबर्स हैं, कर दीजिए, हाँ? बैंक अकाउंट को क्लियर कर दीजिए। हाँ, वो पूछेंगे ना, एक सेकंड। अभी मैं चाहती हूँ कि इन्होंने बोला कि हमने कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया, हम किसी को सस्पेंड नहीं करते। यहाँ पे ज़्यादा लोगों को तो नहीं आए हैं, लेकिन एक अभी पीछे बैठे हैं ब्रिजेश करनवाल जी और नीता झांझी जी। मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े शब्दों में आपको बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है। नीता झांझी जी और पिंकी अरोड़ा जी भी हैं। पिंकी जी जी नमस्कार। मेरा नाम नीता झांझी है। मैं सिंटा की मेंबर होने के साथ साथ इलेक्शन कमेटी में भी रह चुकी हूँ 2-3 साल। और दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, ये कमेटी का इलेक्शन हम ही ने करवाया था। और हम बहुत शौक से लेकर आए थे कि बड़े चेहरों को लेकर आएंगे तो शायद आर्टिस्टों के काम करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें शायद कुछ सुधार हो। जो हमारे 3 मुद्दे थे वो पास नहीं हो पा रहे थे। कमेटी आती थी, चली जाती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन आने के बाद तो कुछ और ही रंग हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। कोई इंसान आवाज़ उठाता था तो उसको आर्टिस्टों को पेड माउथ बोला जाता है। और हम कुछ भी रिकॉर्डिंग मांगते थे या कुछ भी मांगते थे, हमको नहीं दी जाती थी। ये देखिए, इतनी सारी मैंने मेल्स की हैं, कम से कम 10-12 मेल्स की कि मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाई जाए। और एजीएम में हमें बोलने का बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता था। अगर हम बोलते थे कि हमें सवाल करने हैं या कुछ पूछना है तो मतलब बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके साइड में कर दिया जाता था। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, और हमें अफसोस है कि बड़े चेहरों को लाकर हमारा कुछ काम तो हुआ नहीं। और सबसे पहली बात बता दूं कि ये साल जो तीसरा चल रहा था, इलीगल इन्होंने पास करवाया हुआ था। कमेटी केवल 2 साल की थी, इन्होंने जबरदस्ती एजीएम में हाथ उठा के पास करवाया, जो नहीं होना चाहिए था। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ब्रिजेश करनवाल है। जैसे कि उपासना जी ने कहा था, दरअसल आरके शो हुआ था 18 दिसंबर 2024 को। उसमें उन्होंने खर्चा बताया 27 लाख। मैं पिछले 2013 से लड़ रहा हूँ कुछ चीज़ों के लिए, 3 मुद्दे, कन्वेंस टाइम से पेमेंट और वर्किंग आवर्स के लिए, जो अब तक हुआ नहीं है, लेकिन अब होगा। हमारे साथ चूँकि आदरणीय बेन तिवारी जी हैं, जो फेडरेशन के अध्यक्ष जी हैं, अभी नई कमेटी आएगी, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी। मैंने हिसाब मांगा, मुझे हिसाब नहीं दिया। बोले 27 लाख खर्च हुआ है बस। मैंने कहा बफरकेशन दीजिए ना, बिल दिखाइए ना। बोले वो नहीं देंगे। मैं लेबर कमीशन के पास गया, तुरंत मेरा कार्ड कैंसिल कर दिया। बताइए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? कार्ड कैंसिल कर दिया। चलिए, दूसरी बात, कमाल की बात, इतने पढ़े लिखे लोग, रोज उनके वकील भी कह रहे हैं कि आधे मेंबर से ज्यादा इस्तीफा देते हैं तो कमेटी भंग होती है। मेरे 100 को नोटिस पे सिर्फ 10 लोगों के साइन है, जिसमें 7 चुने हुए मेंबर है, 3 कॉप्टेड है, 11 भी नहीं है, फिर भी कार्ड कैंसिल। जिसमें आदरणीय जनरल सेक्रेटरी साहिब उपासना जी का सिग्नेचर नहीं है। इतना इलीगल काम उन्होंने किया। दूसरी बात, एक राशिद मेहता नाम के आदमी हैं जो कि फेडरेशन में पहले कभी थे, उनके एक एसोसिएशन है फाइटर की, वहां से उनको निकाला गया है। वो सिंटा में आजकल 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है दोस्तों, वो ये कहते हैं कि 26 जनवरी मनाने की क्या जरूरत है, क्यों खर्चा किया, फालतू का काम है ये। ऐसे देशद्रोही को उन्होंने अपने मंच पर बिठा रखा है भाई, ऐसे देशद्रोही को मंच पर बिठा रखा है। बताइए, ये उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है। अब आप जान लीजिए वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। बात यहाँ पैसे कुर्सी की नहीं है, अब पद और पैसे की हो गई है। 18 करोड़ दिख रहा है, बस उस पे नजर है। बाकी आइए, इतना ही कहना था। थैंक यू। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि जो इलेक्टेड लोग जीत कर आए थे, कमेटी इलेक्टेड लोग तो चला ही नहीं रहे थे, केवल 2-3 मेंबर जो इलेक्टेड थे वो ही चला रहे थे। और पुरानी कमेटी के जो लोग
जिनको हमने बहुत मुश्किल से निकाला था क्योंकि उनसे हमारा कोई मुद्दे हल नहीं हो रहे थे, तो वही पीछे से बैकग्राउंड में चला रहे थे कमेटी। हकीकत यही है, और जो अब सामने आके उनके साथ कोऑप हो गए हैं वो सबके सामने प्रूफ है। मैं एक और चीज़ आपसे खुलासा करना चाहती हूँ पिंकी जी, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जस्ट एक चीज़, हमने कोर्ट बिल्डिंग जो है वो कोर्ट की बिल्डिंग है, तो जो फाउंडर्स हैं, सिंटा के जो फाउंडर्स हैं, उनके सम्मान के लिए हमने कुछ पिक्चर्स वहाँ पे नीचे लगवाए हैं। तो एक फंक्शन किया गया जिसमें दिलीप कुमार की फ़ोटो है, मिथुन दा की फ़ोटो है, सुनील दत्त की फ़ोटो है, अमजद खान की फ़ोटो है, अमरीश पुरी की फ़ोटो है, काफ़ी सारे हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट, एंड नॉट ओनली बॉयकॉट इट, मीडिया उनके हाथ में था तो लोगों को बोला गया नहीं जाना है, नहीं जाना है। मतलब इन्होंने दिलीप कुमार या सुनील दत्त या ये सब दिग्गज बिग वेटरन आइकॉनिक एक्टर्स का भी इंसल्ट किया। मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे वांट टू डू सो मच ऑफ इलीगल। बहुत चीजें नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पिंकी अरोरा है, मैं सिंटा की मेंबर हूँ। देखिए, आप लोग सब देख ही चुके होंगे कि यहाँ क्या हुआ है। मतलब हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद प्रूफ कर रही हैं। जब वो कमेटी भंग हो चुकी है उसके बावजूद वो बोल रही हैं कि नहीं कमेटी है। और जो डिफीटेड मेंबर थे और जिन लोगों ने पिछली कमेटी में गबन किए थे, घोटाले किए थे पैसों के, उनको उन्होंने कॉप कर लिया और उनको सीट्स दे दी। ये क्या हो रहा है? मतलब आप लोगों को मतलब खुद ही वो प्रूव करके बता रही हैं कि वो खुद ही मतलब डोमिनेटिंग करती हैं। ये सब प्रूफ वो खुद दे रही हैं। और सिंटा में भी रूल है एक कि मीडिया में नहीं जाना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डूज एंड डोंट्स का रूल है। उसमें है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेटी के पास आइए। लेकिन अगर हमारी कमेटी की प्रेसिडेंट ही खुद ही मीडिया में सब कुछ उल्टा सीधा डालना शुरू करेंगे तो फिर मतलब आने वाली कमेटियां क्या करेंगी? मतलब वो बात का सबूत हूँ कि दीपक जी ने मेरे कहने पर, मेरा एक केस था जो मैंने जब जल्दी में कर रही थी, और दीपक जी ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और सिंटा से कह के मेरा केस सॉल्व कराया। मेरी एक फ्रेंड हॉस्पिटल में बीमार थी और मैंने दीपक जी को फोन किया और उन्होंने उसका जो भी है वहाँ पे उस आर्टिस्ट की उन्होंने मदद की, बल्कि पैसा बढ़वाए। तो अगर दीपक जी पे एलिगेशन लगाया गया कि ट्रेजर है या इन्होंने कुछ गलत किया तो ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि मैं इस बात का सबूत हूँ। 2 बार मुझे इसके प्रूफ मिला है। दूसरी बात है उस कमेटी की बात ये कह रही हूँ कि जो ग्रुप बन रहा है, ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और हमने उस दूसरे ग्रुप की तरफ से पढ़ा है कि ये लीगल है, ये वो लीगल है। तो मैंने पूछने की कोशिश की, एक बार मैं ऑफिस गई थी, मैंने पूछने की कोशिश की कि ये सब क्या है, मुझे याद नहीं। तो ये जो जवाब दिया है वो मेंटेलिटी बता रहा है उन लोगों की। उन्होंने ये बोला कि ये जो ग्रुप बना हुआ है ना सिंटा के लोगों का, ये फालतू लोगों का ग्रुप है, ये इलीगल ग्रुप है। ये उन्होंने कहा है ये सब फालतू के लोग हैं। तो यहाँ से आपकी जहनियत पता लगती है कि आर्टिस्ट के लिए उनकी क्या जहनियत है और इनकी क्या जहनियत है। बस मुझे इतना ही कहना था आर्टिस्ट के और ब्रिजेश जी ने जो ये किया है, थैंक यू। मैं अब क्या